Hello dear students, I hope you all are doing well. Welcome back to our channel. My name is Aditi Yadav. तो बच्चे आज हम कर रहे हैं 9th स्टैंडर्ड का अपना चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये है हमारा सेकंड लेक्चर। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है देन प्लीज गो एंड वॉच आउट दैट, ठीक है, क्योंकि वो लेक्चर देखने के बाद ही आप इस लेक्चर पर आएंगे तो ये समझ में आएगा, ठीक है। देखो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्योर सब्सटेंसेस की, और प्योर सब्सटेंसेस में भी क्लासिफाई किया था उन्हें एलिमेंट्स और कंपाउंड के बेसिस पर, ठीक है। अब एक बार उसकी रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ छोटा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ। देखो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का, एलिमेंट्स में क्या था, एलिमेंट का मतलब वो कोई भी चीज जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी है। जैसे कि मान लो अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन गैस की, ठीक है, ऑक्सीजन गैस बनी होती है O2, ठीक है, O2 यानी ऑक्सीजन आपस में दो एटम्स इसके कंबाइन है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये एलिमेंट हुआ या ये कंपाउंड हुआ? ये एलिमेंट हुआ या ये कंपाउंड हुआ? बच्चे ये एलिमेंट हुआ। क्यों हुआ मैम एलिमेंट? क्योंकि जब मैं इसे ब्रेक करूंगी, तो मुझे क्या मिलेंगे? दो ऑक्सीजन के ही एटम्स मेरे पास आएंगे। यानी ये दोनों एटम्स कैसे हैं? सिमिलर हैं, ये दोनों एटम्स सेम है। अगर मैं कंपाउंड का एग्जांपल लेती हूं तो जैसे CO2। अब मैं बताओ, अब मैं अगर इसे ब्रेक करूं CO2 को, तो हमें क्या मिलेंगे? एक कार्बन का एटम और दो मेरे पास ऑक्सीजन के एटम। यानी कि एलिमेंट ये हुआ, एलिमेंट ये हुआ कंपाउंड। एलिमेंट के अंदर क्या होता है? एलिमेंट के अंदर हमें क्या चीजें मिलती हैं? एलिमेंट का मतलब कि वो सब्सटेंस, वो प्योर सब्सटेंस एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है, एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है। जैसे O2 का फॉर्मेशन कैसे हुआ? जब आपस में दो ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन किए, तब मेरे पास क्या हुआ? O2 का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ CO2, ये क्या है? एक कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब क्या होगा कि हमें अलग अलग तरह के एटम्स मिलेंगे। जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन का एटम है, दो ऑक्सीजन के एटम है। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ वाटर की, वाटर क्या होगा हमारा? वो भी कंपाउंड में आएगा। क्यों मैम? क्योंकि वाटर किससे बना हुआ है? अगर मैं वाटर को ब्रेक डाउन करती हूँ तो क्या मिलेंगे हमें? दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। यानी हाइड्रोजन एक अलग एटम है, ऑक्सीजन एक अलग एटम है, यानी दो तरह के एटम्स मिल गए। तो क्या हुआ? वो कंपाउंड। और एटम के इसके अंदर जो हमारा एलिमेंट है, जैसे कि एलिमेंट में एक और दे लो, हमारा H2 यानी कि हाइड्रोजन। तो क्या होता है H2? अगर इस H2 को मैं ब्रेक डाउन कर दूं तो क्या मिलेंगे हमें? दो हाइड्रोजन के ही एटम्स मिलेंगे। यानी दोनों एटम कैसे हैं? सेम है, एक ही तरह के एटम है। और जब मैं बात करूं वाटर की, तो दोनों, तो इसके अंदर क्या है? दो अलग अलग तरह के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है और दो मेरे पास हाइड्रोजन के एटम हैं। समझ आया एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस? आई होप अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चे। अब फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भाई जो प्योर सब्सटेंस है उसके अंदर क्या आते हैं? हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और जब मैं एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई करती हूँ तो उसके अंदर हमारे आते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, ठीक है। अब तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। या देखो हमारे पास कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। आपकी एनसीईआरटी कहती है, एक बॉक्स बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास 100 से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट है। करंट टाइम पर, आज की डेट में हमारे पास एक टेबल होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। उस टेबल के अंदर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जितने भी आज तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनकी खोज हो चुकी है, वो सारे एलिमेंट्स उस पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेंगे, ठीक है। एक साइड होता है मेटल्स, एक साइड होता है नॉन मेटल्स और बीच में प्रेजेंट होते हैं आपके मेटेलॉइड्स, ठीक है। देखो तो कितने एलिमेंट हैं आज के टाइम पर? हमारे पास 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। 118 एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हीलियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से एक एक एटम, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में कितने प्रेजेंट है? 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है।
उन 118 एलिमेंट्स में से 92 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली मिले, यानी नेचर में वो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, बस हमने उनको डिस्कवर किया, नेचर से हमें मिले, डिस्कवर किया, उन्हें रिफाइन कर दिया, प्योर फॉर्म में लिए, दैट्स इट। ठीक है, 118 में से 92 एलिमेंट्स नेचुरल हैं, जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स है बच्चे वो मैन मेड एलिमेंट्स है, यानी ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, साइंटिस्ट वगैरह ने बनाए हैं। ठीक है, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इन सब ने मिलकर वो एलिमेंट्स का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, अब इनमें से जो ये 118 एलिमेंट्स हैं, इनमें से ज्यादातर अमाउंट में एलिमेंट्स कैसे हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ज्यादातर एलिमेंट्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है बच्चे, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। कैसे एलिमेंट्स हैं वो, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, दो ऐसे एटम्स हैं जो दो ऐसे एलिमेंट हैं जो किस में प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है रूम टेम्परेचर पर। ये जो रूम टेम्परेचर है ये आपका 25-27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है। ठीक है, तो कितने हमारे पास हो गए, दो जो एलिमेंट्स हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर। एक होता है हमारा मरकरी और एक होता है हमारा ब्रोमीन। ठीक है, अगर मैं इन्हें यहीं पे क्लासिफाई कर देती हूँ तो हमारा एक है मरकरी और एक होता है मेरा ब्रोमीन। जो मरकरी है वो मेटल के अंदर आता है, वो मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। जो ब्रोमीन है वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, बाकी बचे हुए 11 एलिमेंट्स कैसे होंगे, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इस तरह से। ठीक है, रिवाइज करो। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स, 92 ऐसे एलिमेंट हैं जो नेचुरली हैं, बचे हुए एलिमेंट्स मैन मेड हैं। उसमें से भी हमारे पास मेजोरिटी ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। उसमें से दो एलिमेंट ऐसे हैं, इन 118 एलिमेंट में से ऐसे दो एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक है मरकरी जो किसके अंदर आता है, मरकरी क्या है, एक मेटल है, और एक नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर, वो है आपका ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं, 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, ये सारी चीजों के बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, दो ऐसे एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड नहीं रहते हैं, बल्कि रूम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर अबव चला गया, रूम टेम्परेचर 25-27 डिग्री सेल्सियस के नियर बाय रहता है रूम टेम्परेचर। ठीक है, इस रेंज में फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमारे पास दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, एक का नाम है गैलियम, एक का नाम है सीजियम। ये दो एलिमेंट क्या है, रूम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर ऊपर चला जाए तो ये टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। समझ आया? अब देखो, हमने पढ़ा था एलिमेंट में 3 टाइप के पढ़े थे हमने, एक बात की थी मेटल्स, एक नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, बस उन्हें डिटेल में यहाँ पढ़ना है। मेटल्स क्या होते हैं भाई, मेटल्स शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब शाइनी अपीयरेंस, जैसे देखते हो ना गोल्ड की ज्वेलरी है ना, गोल्ड की ज्वेलरी है, सिल्वर की ज्वेलरी है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, शाइनी नेचर प्रेजेंट, शाइनी नेचर होता है उसका, यानी वो चीज चमकती है। ठीक है, तो जो भी मेटल्स होंगे वो शाइनी होंगे नेचर में। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स होंगे वो नॉन लस्ट्रस, यानी कि वो शाइनी नहीं होंगे। नेक्स्ट, जो मेटल्स होंगे उनका जनरली कलर कैसा होता है, सिल्वर ग्रे या फिर गोल्डन येलो, जैसे कि गोल्डन की ज्वेलरी होगी, गोल्ड की ज्वेलरी होगी, जैसे चांदी की, सिल्वर की ज्वेलरी होगी। ठीक है, तो मेटल्स का जनरली कलर कैसा रहता है, और भी कलर होते हैं बट एज पर एनसीईआरटी जनरली यही कलर होते हैं, सिल्वर ग्रे एंड गोल्डन येलो। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वैरायटी ऑफ कलर्स, यानी उनके बहुत अलग अलग तरह के कलर्स मिलते हैं। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं बच्चे वो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब कि हम उन्हें ब्रेक करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि लड़कियां जाकर कहती हैं क्या, ज्वेलरी शॉप में जाकर कहती है मुझे कोई ऐसा डिजाइन दिखाओ जिसमें आप फ्लावर बना हो, है ना, जिसके अंदर एक पॉम पॉम टाइप का कुछ लटका हुआ हो, इस तरह की चीजें। तो वो कैसे बनती है, किस वजह से बनती है, मेटल की इस मैलिएबल प्रॉपर्टी की वजह से ही बनती है, यानी मेटल को तोड़ तोड़ के थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ आया? जैसे गोल्ड एंड सिल्वर,
जैसे कि घरों में एल्यूमिनियम फॉइल का यूज होता है। एल्यूमिनियम क्या है? एक मेटल है। अब उस एल्यूमिनियम को ही तो थिन फॉइल में, थिन शीट के अंदर कन्वर्ट किया गया है, जिसमें खाना रैप करते हैं, आजकल बटर पेपर में भी करते हैं, ठीक है। बट जनरली पहले एल्यूमिनियम फॉइल्स का ही यूज होता था, ठीक है। जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मैलिएबल है, ठीक है। जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल हैं। डक्टाइल का मतलब कि वो वायर्स की फॉर्म में मैं उन्हें कन्वर्ट कर सकती हूँ। डक्टाइल का मतलब वायर्स की फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है। 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड को बच्चे हम अगर उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी देखें तो 1 ग्राम गोल्ड को से 2 किलोमीटर की वायर का फॉर्मेशन किया जा सकता है। सोचो, 1 ग्राम गोल्ड को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, लंबा करते जाओ तो उससे कितनी लंबी वायर बनेगी? 2 किलोमीटर लंबी वायर बन जाएगी, ठीक है। तो डक्टाइल का मतलब वायर्स में कन्वर्जन पॉसिबल है, ठीक है। नॉन मेटल्स यानी कि नॉन डक्टाइल, डक्टिलिटी इसमें नहीं है, वायर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट यहाँ देखो, मेटल्स जो होते हैं सोनरस। सोनरस का मतलब जब मेटल्स के ऊपर कुछ चीज मारते हैं हम तो उनसे कैसी साउंड आती है? टन 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 टन, यानी रिंगिंग साउंड आती है। जैसे स्कूल में वो बेल होती थी ना, लेक्चर लगता है जब, अब तो ट्रिन ट्रिन ऐसे बेल बजती है, पहले क्या होता था? टन 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 ऐसे मारते थे उसके ऊपर, तो साउंड टन टन की आती थी, है ना। जैसे कोई घर में कोई बर्तन भी गिर जाए, डम 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 टन टन आवाज आती है, तो वो क्या है? मेटल्स हैं। मेटल हमेशा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स है वो नॉन सोनरस होते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। नेक्स्ट, मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट कौन से हैं उनके? सिल्वर और कॉपर। इसी वजह से कहते हैं ना, वायर जब आप लेने जाते हो तो बोलते हैं कि भाई कॉपर की वायर लाना। कॉपर की वायर, घरों में जो वायर यूज होती है कॉपर की वायर, क्यों? क्योंकि कॉपर बेस्ट कंडक्टर है। भाई सिल्वर की वायर, चांदी की वायर लगाओगे ना, इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो उसका ऑल्टरनेट क्या ढूंढ लिया हमने? कॉपर की वायर्स, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। देखिए देखो, एक और प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मेटल और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो है बच्चे जो मेटल की फिजिकल स्टेट है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब के सब रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जो हमने 118 एलिमेंट्स पढ़े थे उनमें से जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, वो सब के सब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को आपको याद करना है, पता होना चाहिए। वो एक्सेप्शन है मरकरी। जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। इसी वजह से जो थर्मोमीटर्स होते हैं, है ना, डॉक्टर के चेक कराते थे, अब तो डिजिटल थर्मोमीटर। पहले के टाइम में क्या होता था, अभी कुछ कुछ डॉक्टर्स के पास प्रेजेंट होंगे, वो थर्मोमीटर यहाँ मुंह में देने के लिए देते थे, फिर ऐसे देखते थे, है ना। यानी कि मरकरी, उसके अंदर क्या फिल है थर्मोमीटर के अंदर? मरकरी। मरकरी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मरकरी का लेवल राइज होता चला जाता था, और डॉक्टर को पता चल जाता था कि इस पर्सन को फीवर है या नहीं। यानी कि मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर, यानी नॉर्मल कंडीशन पर क्या रहता है? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल तीनों ही कैटेगरी में प्रेजेंट होता है। सॉलिड के एग्जांपल हैं आपके कार्बन और सल्फर, लिक्विड का एग्जांपल है ब्रोमीन, और गैशियस फॉर्म में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारी चीजें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एक तो मरकरी पता होना चाहिए, मेटल में ऐसी कौन सा, मेटल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, वो है मरकरी, और नॉन मेटल्स में ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक और टर्म है बच्चे मेटेलॉइड्स। ये जो मेटेलॉइड्स होते हैं ये वो सब्सटेंसेस हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी को रिजेंबल करते हैं। यानी कि इनकी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी इनकी मेटल से मिलती है, कुछ प्रॉपर्टी इनकी नॉन मेटल से मिलती है। तो इसका मतलब ना तो ये प्योरली मेटल हुए, ना ये प्योरली नॉन मेटल्स, तो इनके लिए एक अलग कैटेगरी का नाम दे दिया गया जिसका नाम क्या है? मेटेलॉइड्स। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ने में
टॉपर होता है तो उसको नाम देते हैं क्या, टॉपर। कोई बिल्कुल नहीं पढ़ता है तो उसे सबसे नीचे रख दिया जाता है। और कुछ बच्चे होते हैं बीच के जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं थोड़ा बहुत नहीं पढ़ते हैं, तो वो क्या हुए, मेटलोइड्स। वो क्या हुए, मेटलोइड्स। यानी कि कुछ प्रॉपर्टी वो टॉपर के रिजेंबल करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी ना पढ़ने वाले बच्चों के रिजेंबल करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुए, मेटलोइड्स, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है वो हर चीज में अच्छा है। हर बच्चे में अपना अपना स्किल, अपना अपना टैलेंट होता है, तो कंपैरिजन करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सिंपल, बस उसके अंदर जो स्किल है, जो टैलेंट है, उसे पहचाने और उसी के ऊपर वर्क करे, उसे नरिश करे, ठीक है। एक ही दौड़ में हमें कोई रैट रेस का पार्ट नहीं बनना है ना, हमें अपने रास्ते खुद बनाने हैं। सो मेटलॉइड्स क्या है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल की रिजेंबल करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की। जैसे कि बोरोन, बोरोन का केमिकल ये सिंबल क्या होता है, बी। सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक देखो, हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। कंपाउंड क्या था, जैसे कि CO2 है ना, यानी कि ये एक एलिमेंट है कार्बन, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। एलिमेंट यानी कि इन एटम्स को, एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया गया तो हमारे पास क्या मिला, हमें मिला एक कंपाउंड, है ना। तो अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखो, एलिमेंट्स कंबाइंस केमिकली इन फिक्स्ड रेशियो। ये कह रहा है कि कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अभी हमने CO2 का एग्जांपल लिया, तो देखो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन हो गया, डाइऑक्साइड मतलब डाई का मतलब दो, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। अगर मैं इसमें रेशियो निकालती हूं, मास ऑफ कार्बन, देखो मास ऑफ कार्बन डिवाइड कर दूं इसे मैं मास ऑफ ऑक्सीजन से, तो भाई एक कार्बन का मास, बच्चे एक कार्बन का मास होता है, कार्बन एटम का मास होता है 12 ग्राम या फिर 12 AMU, ठीक है। 12 ग्राम याद रखो आप। फिर एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 AMU। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, यानी उस एटम की यूनिट है मास की, ठीक है। ये क्या है 16, ठीक है। एक एटम, एक ऑक्सीजन एटम का, लेकिन हमारे पास यहाँ कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, दो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो हमारे पास ये क्या आएगा 12 अपॉन क्या है बच्चे, 12 अपॉन 32, क्या आया 12 अपॉन 32। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इंडिया का ले लो, अपने घर का ले लो, पड़ोसी के घर का ले लो, या स्कूल का ले लो, कॉलेज का ले लो, जहां भी CO2 प्रेजेंट है इस पूरे एंटायर यूनिवर्स में, उस CO2 में 12 ग्राम तो आपका क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन, और 32 क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन। यानी कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो इस रेशियो में प्रेजेंट होगा हमेशा, ठीक है। जो एटम की यूनिट है मेजर करने की वो होती है बच्चे AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं ऐसे ही वाटर की बात करूं तो वाटर का मास, वाटर का एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है 2, तो लिख दो 2। ऑक्सीजन कितना है यहाँ 1, तो एक ऑक्सीजन का कितना मास होता है 16, तो क्या बन गया 1/8। इसको कट करने के बाद क्या हुआ 1/8। अब चाहे पानी अपने घर का लो, पड़ोसी के घर का लो, स्कूल का लो, या कहीं का भी लो, ठीक है, वो पानी, उस पानी के अंदर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन करेंगे, 1:8 में कंबाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। जो कंपाउंड हमारे पास बना, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स यानी कि जिनसे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मैंने कंबाइन किया, तभी केमिकली कंबाइन किया, तभी तो मेरे पास वाटर का फॉर्मेशन हुआ, है ना। जब मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को केमिकली कंबाइन किया तभी तो मेरे पास क्या हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो इसका मतलब वाटर क्या है, एक कंपाउंड, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स मतलब जिनसे मिलकर वो बना है। जैसे आपकी बॉडी मिलकर बनी है सेल्स से, है ना, हम बोलते हैं सेल्फ स्ट्रक्चर फंडामेंटल यूनिट। तो आपकी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स क्या हुए, सेल्स हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट क्या हुआ आपकी बॉडी का, सेल, ठीक है।
अब देखो, अब ऐसा नहीं कि सेल्यूलर लेवल पर ही रुक जाओ, सेल से नीचे भी आता है, फाइनली एटम से ही बने हुए हैं हम भी, हर चीज, ठीक है। तो वाटर क्या हुआ, एक कंपाउंड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, यानी जिनसे मिलकर वो बना है, ठीक है। ये कंपाउंड है और ये क्या है, एलिमेंट है। ये क्या है, एलिमेंट, क्योंकि जब मैं इसको ब्रेक करूंगी तो हमें सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही मिलेगा, इसको ब्रेक करूंगी जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही मिलेगा। और वाटर क्या है, कंपाउंड, इसको ब्रेक करूंगी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे। एलिमेंट का मतलब एक ही तरह के एटम मिल रहे हैं, कंपाउंड का मतलब अलग अलग तरह के एटम्स मिल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के एटम से मिलकर वो बना है। अब देखो, ये कह रहा है कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी, जो वाटर की प्रॉपर्टी होगी, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग होगी। कैसे, देखो भाई, जो वाटर होता है, पानी होता है, वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर। आप अपने बोतल में वाटर घर से फिल करके लाए, रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर ही है, ठीक है। तो वाटर कैसा होगा, लिक्विड होता है, आपको पता ही है। जो हाइड्रोजन होती है वो रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है, गैस की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जो ऑक्सीजन होती है वो भी कैसी होती है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब कहीं आग लग रही है, कहीं आग लग रही है, उस आग को बुझाने के लिए क्या लाते हैं, पानी। उस आग को बुझाने के लिए क्या डालते हैं, उस पे पानी डाल देते हैं, ठीक है। तो पानी ने क्या काम किया, वाटर का काम क्या हुआ, पुट आउट फायर, यानी कि आग को बुझाने का काम किया। लेकिन उसके ही कंट्रास्ट में जो आपका हाइड्रोजन है वो खुद कंबस्टिबल है। कंबस्टिबल मतलब खुद ज्वलनशील है। यहाँ वाटर आग को बुझाने का काम कर रहा है, और अगर मान लो कहीं आग लग रही है और हमने हाइड्रोजन को स्प्रे कर दिया तो आग और ज्यादा फैल जाएगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन खुद कंबस्टिबल है, खुद ज्वलनशील है नेचर में, ठीक है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो भाई सपोर्टर है कंबशन का। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो कंबशन नहीं होगा, कोई भी चीज नहीं जलेगी। अब देखो, हाइड्रोजन भी कंबस्टिबल है, ऑक्सीजन तो सपोर्टर है कंबशन का, इन दोनों से मिलके क्या बना है, वाटर। और वाटर क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है, ठीक है। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आया। अगर कोई भी क्वेरी हो बच्चे, देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।